आपके साथ अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हेल्थ गाइड और हम इस उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे और गर्मी का मौसम है, अपने आप को किस तरह से आपने बचाना है, पानी का ख्याल रखना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, लाइट वेट और अगर हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से भी गर्मी से बचाव के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसमें यही है कि अपनी जो ग़िज़ा है उसे लाइट रखिए, यानी बहुत ज़्यादा मुरगन जो ग़िज़ाएं हैं वो ना खाइए, कपड़े जो हैं वो हल्के पहनिए और जब भी बाहर निकलें आप तो अपने सर को ढांप लीजिए। Health updates of this week with Dr. Fozia Shafiq. चलिए, जैसे कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं तो आज हम एक ऐसा मौज़ू अपनाने जा रहे हैं जो ये कहा जाए कि हर घर में कुछ ना कुछ असरात जो हैं मौजूद हैं और पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में अफराद मौजूद हैं। जैसे अगर हम ख़वातीन की बात करते हैं तो उसमें से 5 में से 1 जो खातून है वो इस से मुतासिर है और जो मर्द हज़रात की बात की जाए तो वो 7 में से 1 मर्द जो है वो मुतासिर होते हैं। अब आप समझेंगे, आप कहेंगे कि बात क्या है, कौन सी ऐसी बीमारी है। अब तो हम ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे बीमारी है या क्या है। बस वक्त ये भी होता है कि हम ये कहा जाता है कि जो ये बीमारी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हेल्थ है, यानी अच्छे हैं, सेहतमंद हैं अफराद, मगर क्या है वो है मोटापा। और मोटापा क्या है, उसके क्या असरात होते हैं, कतर में कितना ज़्यादा है, यानी 70% तक जो मोटापा है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। अभी जो न्यूली जो स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सदीक मशहूद और कंसल्टेंट हैं एंडोक्राइनोलॉजी में और स्पेशली फर्स्ट लाइन इनके पास जो पेशेंट्स आते हैं मेरा ख्याल है वो इसी में यानी मोटापे या ओबेसिटी का शिकार होते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका शिकार हो जाते हैं। तो हम उसी पर आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं और आप अपने इतने बिजी जो स्केड्यूल होता है उसमें से हमें टाइम देते हैं और बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी मालूमात में हमेशा हर टॉपिक पर बात करते हुए बहुत सा इजाफा होता है और अपने लिसनर्स को भी साथ लेकर हम चलते हैं। और लिसनर्स आज ये बताते चलो आपको कि हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, मगर कुछ क्वेश्चंस जो पहले आपके पास थे, आपने मुझे दिए थे, वो मेरे पास मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब से वो ज़रूर पूछूंगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा ये ओबेसिटी है, बाज़ों का देखा जाता है कि अगर बहुत कमज़ोर है कोई तो फिर ये भी समझा जाता है कि इसकी कोई हेल्थ ही नहीं है या स्ट्रॉन्ग है। अगर ओबीस से मोटापे का शिकार है तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है? जी, अब तक हाल तक जो है, रिसेंटली तक जो है ओबेसिटी को जो है या मोटापा जिसको हम कहते हैं, इसको कोई बीमारी माना ही नहीं जाता था जी। तो बस एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और इसको ऐसा कोई डिजीज के नजरिए से देखे ही नहीं, तो लोग इसके बारे में सीरियस ही नहीं थे। लोगों को क्या है, डॉक्टर्स भी काफी सीरियस नहीं इसके बारे में। तो अभी रिसेंटली हाल ही में जो है काफी सारे चेंजेस आए हुए हैं। तो काफी सारे इंटरनेशनल जो सोसाइटीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की आप बात करें, अमेरिका की हो, यूरोप की हो, तो ओबेसिटी को अब एक बीमारी मान चुके हैं। ठीक है। तो ओबेसिटी एक्चुअली एक बीमारी है। इसको हम सबसे पहले हमको ये चीज समझना होगा कि ये बीमारी है जी। जैसा कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अच्छा। तो ऐसी बीमारी यानी ये एक लॉन्ग टर्म की बीमारी है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल से डेफिनेटली एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी तो चीज तो जरूर है जी। जब तक हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी, तो ये तो आपके साथ बनी रहेगी, चलते रहेगी। और रिसेंटली जो है और एक भी चीज जो सामने है कि जो ओबेसिटी जो है एक ऐसा टर्म है, मतलब ऐसा वर्ड है जिससे लोगों को क्या है काफी मतलब अच्छा महसूस नहीं होता। यानी अगर किसी को ओबीस बोल दिए ठीक है तो उनकी जो है उनके लिए एक अच्छी बात नहीं होती। वो समझते हैं कि शायद यहाँ हमें टारगेट किया गया है। बिल्कुल। तो इस वजह से भी जो है आजकल टर्मिनोलॉजी भी काफी चेंज हो रही है। इसको हम जो है एडिपोसिटी बोल रहे हैं या फिर एब्नॉर्मल फैट, अनहेल्दी फैट बोल रहे हैं। अच्छा। तो यानी ओबेसिटी है क्या चीज? ओबेसिटी को उस टर्म्स को डिफरेंट चेंज है, अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं। तो ओबेसिटी है क्या चीज? एक्चुअली क्या है, 2 चीजें हैं। एक तो ज्यादा चिकनाई,
अच्छा। और उस चिकनाई का उन जगह होना जहाँ उसको नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक्सेस क्वांटिटी एंड एट अनहेल्दी प्लेसेस। ठीक। जी फैट। ठीक है। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फैट, ज्यादा फैट जो मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पर वो डिपॉजिट हो रहा है, जहाँ पे नहीं होना, इसको ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है। यानी बाज लोगों को आप देखिए कि उनका अब हम ओबेसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपको तो मालूम है कि BMI हम एक डेफिनेशन देते हैं। ठीक है। तकरीबन बॉडीज वही इस्तेमाल करते हैं, BMI, इसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो वो आपकी जो है हाइट और वेट से कैलकुलेट करते हैं। काफी कैलकुलेटर्स हैं, आप अपना BMI मालूम करना जरूरी है, हर इंसान को जो है मालूम करना जरूरी है। ठीक है। तो बाज लोगों का BMI बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी में रहता है, लेकिन फिर भी उनको ओबेसिटी हो सकती है। अच्छा, वो क्यों? तो क्योंकि BMI एक सही डेफिनेशन 100% सही डेफिनेशन नहीं है। ठीक है। क्योंकि BMI जस्ट एक डेफिनेशन है कि आपको बताता है कि आपका वेट आपके हेल्दी रेंज में है या अनहेल्दी रेंज में, आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका वेट हेल्दी रेंज में होने के बावजूद आपको ओबेसिटी हो सकती है। जैसे आपने कहा कि फैट डिपॉजिट, जी, जैसे कि सेंट्रल ओबेसिटी। अच्छा। तो हो सकता है वो पेशेंट का या फिर वो शख्स का जो BMI 24 है, जो नॉर्मल है। ठीक है। लेकिन उनको अगर आप फैट डिपोजिशन अगर देखें, वो सेंट्रली यानी आपके पेट में एब्डोमेन में आपके पास ज्यादा फैट है। ठीक है। पेट पर खाली बस पेट पर फैट है, बाकी जगह फैट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली अगर हम लेडीज की भी बात करें तो उसमें जो एब्डोमेन का पेट जो है बहुत बड़ा होता है, उनके लिम्स बहुत पतले हैं, बाजू टांगे जो बहुत पतली। तो इसको हम सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। अच्छा। और ये भी एक रिस्क फैक्टर है जिससे पेशेंट्स की मौत जल्दी हो सकती है। इन लोगों में ऐसा स्टडीज बताता है कि इनकी लाइफ थोड़ी स्पैन कम हो जाती है। अच्छा। क्योंकि ऐसे लोगों को शुगर और हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने अभी सेंट्रल ओबेसिटी की बात की है, पेट पे चर्बी ज्यादा है, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगी कि कितनी, जैसे कि अगर हम मेजरमेंट करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, इसलिए उसी पे आ रहा हूँ। तो ओबेसिटी में एक तो चीज है BMI मालूम करना जरूरी है, इसके अलावा आपको अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस मालूम करना जरूरी है। तो हमारे पास जो डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया है, कट ऑफ, वो यूजुअली जो है वेस्टर्न पॉपुलेशन यानी वेस्टर्न लोगों के लिए है, जो हम बोलते हैं, जैसे कि मेल्स हजरात में 104 सेंटीमीटर से ज्यादा और औरतों में 88 सेंटीमीटर से ज्यादा। लेकिन ये वेस्टर्न जो गोरे लोग हैं उनके लिए ये सही है, क्योंकि अगर आप देखा गया स्टैटिस्टिक वाइज सबसे ज्यादा ओबीज लोग अमेरिकन में हैं। अगर हम खतर की स्टैटिस्टिक्स ले लें, यहाँ पर 7 आउट ऑफ 10, 7 में से 10 या तो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। और अगर सिर्फ ओबेसिटी बहुत हाई, ये भी बहुत हाई है। और सिर्फ हम ओबेसिटी की बात करें, यानी आपका BMI 30 से ज्यादा जिसका है, हम ओवरवेट को इसमें से निकाल दें, तो 41% है, यानी एवरी 4 आउट ऑफ 10 इज ओबीस। तो ये भी एक बहुत अलार्मिंग फैक्टर है, बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है। और ये भी एक्चुअली ये असल एपिडेमिक है। और की बात पढ़ लीजिए कि हर साल जैसे कि जो सर्वे किए जाते हैं 3 इयर्स पे और इस तरह, तो ज्यादा ही होते जा रहे हैं। हालांकि इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, आप जैसे माशाल्लाह से उसी फील्ड उसमें हैं, इतनी अवेयरनेस भी दी जा रही है, फिर भी जो है ज्यादा ही होता जा रहा है कि इसका प्रिवलेंस, इसके जो नंबर ऑफ पीपल जो है ये कहेंगे कि जो उसमें इन्वॉल्व हैं, तो हर बार ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। गुज़िश्ता 10 से 20 सालों में यानी 1 to 2 डेकेड्स में देखिए कि इसका बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस, बहुत ही ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। और अब तो बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। बच्चों में डॉक्टर साहब वो आपकी की शायद स्टैटिस्टिक्स आपकी डिपार्टमेंट की 8.5/10 जी, बहुत ज्यादा है बच्चों में, और ज्यादा वो 7.5 था, और उसमें बच्चों में 8 बच्चों में भी बहुत ज्यादा है। उसी की वजह से बच्चों के अंदर भी जो है काफी सारे हेल्थ रिस्क अभी बच्चों में शुरू हो रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज है, स्लीप एपनिया है, अस्थमा है। अस्थमा भी हो सकता है क्या बच्चों? जी, अस्थमा है, ओबेसिटी से क्या अस्थमा होता है। तो इसके काफी वजूहत हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वजह है वो माँ के पेट में पैदा होने से पहले से शुरू हो रहे हैं। यानी मॉम जो होते हैं, जो मदर होती हैं, तो हाउ शी इज, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका ईटिंग पैटर्न क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, प्रेगनेंसी के, खासकर प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान किस किस्म की ग़िज़ा खा रहे हैं, हेल्दी डाइट पर हैं नहीं हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, आप कौन सी फूड खा रहे हैं, आप एक्टिव हैं नहीं। तो ये सारी चीज जो है डिटरमाइन करता है कि बच्चा आगे चलकर हेल्दी होगा, ओवरवेट होगा, ओबीज होगा, क्या होगा। तो उसके अलावा जो है
डिलीवरी की इमीडिएटली बाद अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मिली है या वो फार्मूला फीड पर था बच्चा, क्योंकि रिसर्च ये बता रही है कि जो बच्चे फार्मूला फीड पे होते हैं वो आगे चल के काफी रिस्क होता है मोटापा होने के अंदर, काफी सारी प्रॉब्लम होती है उनके अंदर, एलर्जीज बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। तो द रिस्क स्टार्ट्स when still before we are born, पैदा होने से पहले ही जो है डिटरमाइन होता है। जेनेटिक्स यानी हमारे जीन्स, वालिदैन से जीन्स सारे वो तो है ही, लेकिन लाइफस्टाइल भी उसको तकरीबन सिमिलर कंट्रीब्यूशन उसका भी लाइफस्टाइल का भी है। स्पेशली जैसे मोटापा है तो उसमें अगर हम डायबिटीज की बात करें तो टाइप 2 जैसे वही ज्यादा बिल्कुल ये उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो इसी का है। तो इसमें जैसे आपने ये बात की कि बेबीज की और जो मदर्स हैं उनकी, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है बिल्कुल, क्योंकि वैसे ही अगर ज्यादा है परसेंटेज तो वो फिर अपने उसमें ड्यूरिंग पूरी जो प्रोसेस है प्रेगनेंसी और फिर डिलीवरी का तो उसमें इफेक्ट होता है। जी। तो ओबेसिटी को आजकल जो है एक जैसा कि मदर ऑफ ऑल डिजीजेज बताएं, ठीक है, कम से कम 200 से ज्यादा बीमारियां कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मोटापे से। ठीक, आपको जस्ट मैं चंद आपको बता दूं, जैसा कि हार्ट के लिए आप जैसे कि हार्ट अटैक्स हैं, ठीक है, या फिर हार्ट फेलियर है, या फिर आप जो है जिसको हम एम्बोलिज्म बोलते हैं, पल्मोनरी क्लॉट, जो आपके ब्लड के अंदर चले जाते हैं, क्लॉट बन जाता है और स्ट्रोक किधर भी जा सकता है, क्लॉट आपके ब्रेन में जा सकता है, स्ट्रोक हो गया या लंग्स में चले गया या फिर आपके लिम्स में चले गया, कहीं भी जा सकता है। तो ये चीजें हैं। तो ये कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है, फिर न्यूरोलॉजी जैसे कि स्ट्रोक हो गया, ठीक है, फिर मेटाबॉलिक जैसे कि आपके डायबिटीज, प्री डायबिटीज और डायबिटीज का बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है, फिर लिवर डिजीज, फैटी लीवर, फिर आगे चलकर फिर वो नैश यानी उसको और मजीद प्रॉब्लम उसके अंदर हो सकते हैं, जो लिवर फेलियर तक भी जा सकता है बाज लोगों में। तो फैटी लीवर भी है, इनफर्टिलिटी ये भी उसका एक कॉम्प्लिकेशन है, यानी औलाद होने में भी मुश्किल हो सकती है अगर वो लोगों का वजन से ज्यादा है तो, ठीक है, ये भी है। फिर कभी कभी उसमें फिर अगर लेडीज का है तो पीसीओ की तरफ से बिल्कुल इसके साथ एसोसिएट, फिर ब्रीदिंग अपना सांस में तकलीफ होती है, और अक्सर रात में जो है सडन बार बार नींद में उठना या जागना, या फिर जो है आपकी नींद रिफ्रेशिंग आपको स्लीप नहीं मिलना, स्लीप एपनिया जो बोलते हैं, तो वो होता है। तो वो स्लीप एपनिया, फिर और हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा जो है मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस लीजिए आप, मैकेनिकल यानी आप क्योंकि अब ज्यादा वजन आपकी जिस्म पर पड़ रहा है तो आपकी हड्डियों पर असर पड़ता है, जॉइंट्स पर असर पड़ता है, ठीक, तो आपके जॉइंट्स जो है आर्थराइटिस आपको शुरू होता है, आपको गाउट हो सकता है, ठीक। तो ये सारे गाउट भी बिल्कुल गाउट भी है उसके अंदर, क्योंकि वो अनहेल्दी डाइट होती है, तो बिल्कुल ठीक है, तो गाउट है। फिर उसके बाद आप मेंटल कॉम्प्लिकेशंस लीजिए, यानी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, क्योंकि अक्सर आपके कपड़ों के साइज, आपके साइज के भी कपड़े नहीं मिलते, तो अक्सर आप बहुत सारे इसे जूझना पड़ता है। कभी कभी कॉलेज में तो बच्चे उनको सताना, बुलिंग भी होती है, तो काफी सारे जो है स्टिग्मा हो जाता है कि ये होने से तो मिलना जुलना कम होता है, अंदर से अंदर ही अंदर वो लोग डिप्रेस रह सकते हैं बाज़ वक्त। तो ये सारी चीजें। फिर उसके अलावा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंसर, ओबेसिटी कैन कॉज मेनी कैंसर, ठीक, आप ब्रेस्ट कैंसर ले लें, ठीक है, यूट्रस का कैंसर ले लें, प्रोस्टेट का कैंसर ले लें, कोलोन का कैंसर ले लें, जी कोलोन, ठीक। तो ये तो जस्ट एक मेन कैंसर बता रहा हूँ, तो ये पूरे ओबेसिटी से रिलेटेड है। जब भी किसी पर बात करते हैं तो उस ओबेसिटी जो है एक रिस्क फैक्टर में या उसके बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल। तो इतने सारे तो मैं आपको गिना दिया कि मोटे मोटे जो रिस्क हैं, तो ये हैं ऐसे रिस्क, ठीक जी। और हर चीज या स्किन की प्रॉब्लम जो है वो भी उसी में जाती हैं, और अगर जैसे डायबिटीज आपने कहा तो उसमें वो फिर ठीक ही नहीं हो रहे होते ना, तो और तरफ चले जाते हैं, जी। ये सारे रिस्क जो हैं वो हो सकते हैं। तो इसमें ओबेसिटी को एज ए डिजीज हम, जैसे आपने कहा कि एक बीमारी है और अब कुछ अर्से से इसको एक बीमारी के तौर पर लिया जा रहा है, तो फिर हम कैसे इसको, अब ये तो नहीं पूछ सकती कि डायग्नोज कैसे करेंगे, मगर इतने सारे जो सामने उसके फैक्टर्स आ जाते हैं, तो फिर अब क्या करते हैं? पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होना जरूरी होता है। अच्छा। तो डेफिनेटली उनसे पूरी हिस्ट्री, उनके एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट वगैरह करके, जैसे हम आपको बताया BMI हमको कैलकुलेट करते हैं कि कितना है BMI, किस कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके अलावा वेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक करना, ठीक है। उसके अलावा हम ये पूरे जो हेल्थ रिस्क हैं उसके रिलेटेड सवाल भी करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको कहीं थायराइड का मसला, कभी कभी हाइपोथायराइड हुआ तो उससे भी वजन बढ़ जाता है, और वो वजन कम होना मुश्किल हो जाता है, तो थायराइड वगैरह का कोई मसला तो नहीं है। साथ में पॉलिसिस्टिक ओवरी वगैरह अगर कुछ ऐसी चीज है, इनफर्टिलिटी है,
या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन पर हैं जिससे मोटापा होता है, यानी बाज अफराद जो डिप्रेशन में होते हैं जी, तो एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन लेते होते हैं, तो अक्सर और बेशतर वो मेडिसिन जो है वजन बढ़ा देते हैं, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कर देते हैं। ठीक है। तो उससे भी जो है वजन कम होना जरा मुश्किल हो रहा है। तो अगर उस किस्म की चीज़ पाई जाती है तो हम उनके साइकियाट्रिस्ट से वगैरह कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि कुछ दूसरे ऐसे मेडिसिन दें जिससे वजन पर उसका ये रिस्क ना हो, मतलब ज्यादा उसका इफेक्ट ना हो। ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको पेशेंट्स को हमको पूछना होता है, जैसे कि बाज़ वक्त ऐसा होता है पेशेंट स्टेरॉइड्स लेते होते हैं जी, स्टेरॉइड्स यानी किसी वजह से, जैसे कि आपको इन्फेक्शन हो गया या रोमेटिज्म है या फिर आपको अस्थमा है, तो स्टेरॉइड्स का काफी इस्तेमाल है। या फिर आप ऐसे ही बाज़ वक्त लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए भी स्टेरॉइड्स इंजेक्शन पता नहीं होता लेते होते हैं, तो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है स्टेरॉइड्स भी वजन के बढ़ने में। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री वगैरह से पता चलता है क्या है। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो असेसमेंट है उससे हमको कुछ ऐसे हमारे पास मशीन्स भी हैं जिससे हम उनका एग्जैक्ट बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस जिसको बोलते हैं। अब आजकल आप देख रहे होंगे कि मार्केट्स में जो है कुछ ऐसे वेइंग मशीन आ रहे हैं जिसके अंदर आपको बॉडी कंपोजिशन का भी एनालिसिस भी करके बताते हैं जी, कितना परसेंट बॉडी फैट है, कितना मसल्स कितने किलो के हैं और लीन मास कितना है, बॉडी वाटर कितना है, फैट मास कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हम ऐसा बेस लाइन रिकॉर्ड कर लेते हैं कि फैट मास कितना है, मसल कितना है, और हर चीज उसके हिसाब से, यानी ये BMI हो गया, वेस्ट सर्कमफ्रेंस हो गया, फिर ये बॉडी फैट असेसमेंट हो गया, फिर उनके ब्लड टेस्ट हो गए। उसके बाद फिर हर पेशेंट के हिसाब से हम लोग उनका ट्रीटमेंट प्लान देते हैं। ठीक है। लेकिन जो कॉमन चीज जो होती है हर पेशेंट के लिए वो होता है लाइफस्टाइल चेंजेस जी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ठीक है जी। तो क्योंकि हर पेशेंट के अंदर ये खुसूस उसकी जो है चीज होती है जिसको हम पकड़, मतलब जैसे कि हम उनसे फूड हिस्ट्री लेते हैं कि आप अक्सर आपका खाना पीना क्या है, आप क्या उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, या आपकी एक्सरसाइज एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि आप कितनी देर एक्टिव हैं या नहीं है, आपका काम के साथ सिर्फ बैठ कर काम करने वाला काम है या आप चलते फिरते हैं। तो उससे एक असेसमेंट मिलता है कि हाउ मच एक्टिव दे आर, या फिर बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, या फिर आप सिर्फ जो है बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे बिल्कुल और कोई एक्टिविटी नहीं जी। ठीक है। और ये भी चीज जरूरी होना होता है, भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्कुल कि वेदर दे रियली वांट टू चेंज, कि खुद से जो मोटिवेशन है, मोटिवेटेड है या नहीं। अगर वो लोग खुद से चेंज करने वाला मोटिवेशन अगर नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। ठीक है। क्योंकि बास पेशेंट बोलते हैं कि भाई मेरे से ना डाइट होगा ना एक्सरसाइज होगी, जस्ट गिव मी सम मेडिसिंस। तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। करते हैं मेडिसिंस, तो हमको वही डिटेल में, क्योंकि हमारा जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनके साथ हमारा वक्त जरा ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहते हैं। तो हमको बताते हैं कि भाई देखिए डाइट और लाइफस्टाइल बैकबोन है, इसके अलावा आप कुछ भी इलाज कर लीजिए फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है। क्योंकि आप अगर मेडिसिन भी लें आपको जो वजन जो लूज होगा उससे बहुत कम होगा विदाउट डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सही। इवन आप सर्जरी भी करें, बाज जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो होते हैं, जो सर्जरी जो वन ऑफ सर्जरी भी ट्रीटमेंट है ओबेसिटी इलाज के लिए, तो वो लोग तो बोलते हैं कि नहीं, सबसे पहले आप डाइट करके खुद से आप 5 to 7 kg लूज करिए, फिर आई हम आप सर्जरी करेंगे। तो बाज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ऐसे होते हैं, लेकिन बाज कमर्शियल होते हैं, आप जाते ही आप पैसे दे दिए तो आपको कर देंगे सर्जरी, लेकिन फिर आप प्रॉब्लम बाद में पेशेंट को होती है। ऐसे केसेस जो है वो सामने आए कि कुछ अर्से तक ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर दोबारा जो है बिल्कुल उतना ही वेट जो है वो बिल्कुल हम अक्सर ऐसे पेशेंट्स को देख रहे हैं कि जो लोग किसी इलाज से पहले लाइफस्टाइल पर अगर ध्यान नहीं दिए और उसको मेंटेन नहीं करें, यानी आप कुछ ऐसा लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करना है जो आप 10 साल तक मेंटेन करना है कम से कम। यानी अगर आप बोले कि डाइट, अब मैं बोलता हूँ पेशेंट्स को आप कुछ भी डाइट कर लें, आप जो आपकी फेवरेट डाइट है जो आप 10 साल तक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोई डाइट है तो आप करिए। मगर ये कि उसमें आपने देखा है कि क्या कैलोरीज क्या हैं, क्या आप खा रहे हैं, क्या तो अनहेल्दी है, ये सब कुछ बिल्कुल। पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं हम लोग जो है कीटो डाइट कर रहे हैं, बोला ठीक है कीटो डाइट करिए, मसला नहीं है, लेकिन हमारे पास डाइटिशियंस होते हैं, तो हम उनको एक पूरा प्लान देते हैं कि देखिए आपका फॉर एग्जांपल आपका बॉडी फैट कंपोजिशन एनालिसिस के हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट 1800 कैलोरीज है। अगर आप 1800 कैलोरीज ही खाते रहे तो आपका वजन उतना ही रहेगा, तो आपको उससे कम खाना है, कम से कम 500 से 600 कैलोरीज पर डे कम करना है। यानी आप 2-3 मील्स ले रहे हैं तो आप 2 कर दीजिए मसलन,
आप जो खाना खा रहे बिल्कुल वही खाइए, लेकिन सिर्फ 2 टाइम खाइए। ठीक है। या फिर आप ओवरऑल तीनों खानों में आप बहुत कम कर दीजिए कि आपको 500 कैलोरी डेफिसिट हो जाए। कीटो की डाइट जो आजकल बहुत ज्यादा है और उसी पर वेट जो लूज होता है, मगर ये फिर जैसे आपने कैलोरीज काउंट जैसे किया कि 1800 है तो 500 या 600 कम करना। जी जी। तो उसमें तो आमतौर पर ख्याल नहीं रखा जाता, इसलिए शायद वेट कम नहीं होता। उनका ख्याल ये कि कीटो में हम जो कीटो में अलाउड है वो हम जितना मर्जी खा लें, ऐसा है। कीटो डाइट में बेसिकली क्या होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर देते हैं, यानी 50-60 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट। नॉर्मली हमारा जो स्टैंडर्ड डाइट होती है उसके अंदर हम 200 to 300 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, यानी काफी ज्यादा होती है। तो वो लोग काफी रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन उनको आजादी होती है कि आप प्रोटीन्स खाइए, लेकिन आप गोश्त कितना खाएंगे, फैट्स एंड प्रोटीन्स खा सकते हैं, तो वो तो उतना ज्यादा तो नहीं खा सकते हैं। लेकिन हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप हेल्दी फैट्स इस्तेमाल करें, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, अनहेल्दी फैट्स नहीं, क्योंकि हम अक्सर पेशेंट देखते हैं कि पेशेंट कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कुछ भी फैट खा लें, बिल्कुल तलावा भी खा लें, हर चीज खा लें, तो वो वैसा उस किस्म का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए डाइटिशियन से जो है राब्ता होना जरूरी है कि पता चले कि कौन से हेल्दी चॉइसेस वो लोग कर सकते हैं। कुछ भी डाइट में फॉलो करो आप, चाहे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करिए, आप एटकिंस डाइट करिए, या कीटोजेनिक डाइट करिए, मेडिटेरियन डाइट करिए। तो थोड़ा सा हमको फूड के बारे में थोड़ी सी एजुकेशन मालूम हो जाती है, जैसे कि इस फूड में कितने कैलोरीज हैं। तो हमारे पास काफी सारे हर फूड के जो है डिस्प्लेइंग फोटोज हैं हमारे पास रेडीमेड, ये इतना कैलोरी है, ये ग्रीन जोन में है, ये रेड जोन में है, ये येलो जोन में, जैसा कि ट्रैफिक लाइट सिस्टम होता है, तो उससे एक रफ आइडिया आता है कि इसमें इतने कैलोरीज हैं, इसमें इतने हैं। प्लेट मेथड हमको जो है प्लेट मेथड जो है, तो आपकी प्लेट साइज जो है ये होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, और आधी प्लेट आपकी सैलेड होना चाहिए। अच्छा, ठीक। और 1/4 जो है प्रोटीन, 1/4 आपका जो है या तो आप सीरियल्स लीजिए, पास्ता राइस जो भी है उसकी 1/4 नहीं, 1 योगर्ट एंड 1 फ्रूट के साथ। तो पेशेंट जो भी डाइट जिसको जो पसंद है उसके हिसाब से मॉडिफाई है, तो आप प्लेट मेथड बोलिए, या आप सिर्फ 2 मील्स बोलिए, या इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस है, डाइट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेथड्स हैं करने के लिए, एज लॉन्ग एज पेशेंट इज एग्रीइंग, पेशेंट करने के लिए रेडी है, बिल्कुल जो पाथवे है वो लेना चाहिए तो उसमें ले सकते हैं। तो सब आपके ख्याल में, जैसे कि कीटो डाइट की बात की, तो ये लॉन्ग टर्म ले सकते हैं कीटो डाइट? कीटो डाइट देखिए, मैं देखा हूँ कि बाज लोग अक्सर मैं देखा हूँ कि पेशेंट जो 1-2-3 महीने का डाइट करते हैं उसके बाद फिर खत्म। मसला ये होता है जी। तो जैसे ही वो लोग नोटिस करें कि अरे मेरा वजन बढ़ रहा है और कुछ ये हो गया, मैं छुट्टी पे जाकर आ गया, वजन बढ़ गया, तो अब आते ही 2-3 महीने वो लोग स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे। फिर जैसे वजन थोड़ा बहुत कम हो गया तो फिर छोड़ देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वजन वापस आ जाएगा। अच्छा। तो मैं बोलता हूँ कि एक ऐसा डाइट लो आप जो आप वक्तन करते रहें, इंटरमिटेंटली। ठीक है। आप कम्प्लीटली उसको रद्द ना करें, छोड़े ना। ठीक है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। सही। तो इसका ये तो नहीं है कि कीटो एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म आप कीटो करते हैं तो आपकी बॉडी पर जो है, आपके जिस्म पर बहुत सारे जो असरात ऐसे होते हैं कि वो सही नहीं होते। नहीं, मैं कंटिन्यूसली करो बोल के एडवाइस नहीं कर रहा, इंटरमिटेंटली, यानी आप जो है हफ्ते में 2 दिन 3 दिन। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है? ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग वही करते हैं, जैसे कि हम पेशेंट को बोलते हैं आप 2 मील्स खाना है आपको, तो आज जैसा कि मसलन आप सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिए 6-7 बजे, 8 बजे, लंच कर लिए 2 बजे, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन सीधा ब्रेकफास्ट। 2 बजे के बाद खाना ही नहीं। आप पानी जितना मर्जी पानी पीजिए, विदाउट नो कैलोरी, मतलब 0 कैलोरी के ड्रिंक्स लीजिए। अगर आपको बहुत ही आपको हंगर आपको बर्दाश्त नहीं हो तो हेल्दी यानी आपको मील रिप्लेसमेंट मिलते हैं। हमारे पास मील रिप्लेसमेंट बोल के होता है, वो आप उससे भी बना सकते हैं, यानी 100-200 कैलोरी का मील रिप्लेसमेंट। ये हेल्दी स्नैक जो बार होता है, बार्स मिलते हैं, आप देखिए आप आजकल लुलु वगैरह में, मतलब हाइपर मार्केट्स में अवेलेबल है हेल्दी बार्स, कीटो बार्स भी अवेलेबल है, तो वो आप एक स्नैक ले सकते हैं। वो आपको जरा सा कंट्रोल करने का ये ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, मतलब व्हाटएवर पेशेंट लाइक्स, जो पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो लेकिन मैं लॉन्ग टर्म करने वाले कीटो डाइट तो नहीं देखा मैं, बहुत ही यानी पेशेंट्स बहुत कम वक्त के लिए करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ठीक जी। मतलब कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं, जैसे कि डायबिटीज है, वहाँ मैंने देखी कि कीटो डाइट जो लॉन्ग टर्म पे कर रहे हैं उनकी जो मेडिसिन है वो भी कम हो गई। बिल्कुल ऐसा है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कम से कम काफी वेट लॉस हुआ उनका, तो अब हम जी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल वो है कि कितना वजन कम होना चाहिए। तो अब देखिए कि
जो भी वजन कम हो रहा है उसमें फायदे हैं डेफिनेटली। यानी आपका वजन मसलन अगर 100 किलोग्राम से अगर आप 5 kg लूज करते हैं अगले आने वाले 4-5 महीने में, तो इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, ये काफी हेल्पफुल है। ठीक है। लेकिन क्या रियली आपको जो है, जैसा कि डायबिटीज, जैसे कि किसी को डायबिटीज है और वो डायबिटीज न्यूली डायग्नोज्ड है मसलन, ठीक है, तो वो डायबिटीज से जो है आजादी लेना चाह रहे हैं, क्योर करना चाह रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि टारगेट आपको 15 kg, 15%। अच्छा 15%। अच्छा, तो 15%, जैसे अगर किसी का 70 kg वेट है तो कितना उसको कम करना है? 15% के हिसाब से 10 किलो तो हो जाएगा आराम से। 60 पे पहुंचे जी तब। जी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उतना ही होना है, लेकिन अगर आप 5-7 किलो भी लूज कर लिए तो काफी बेनिफिट हो जाएगा। द इम्पोर्टेंट आइडिया क्या है यहाँ पे, जितना भी आप लूज करें उसको मेंटेन करना है लंबे, ये सबसे अहम चीज है। तो 2-3 महीने में, 4 महीने में आपका वजन तो कम हो जाएगा, उसके बाद फिर मेंटेन करना है उसको। तो मेंटेन करने के लिए उतनी सख्ती की जरूरत नहीं होती, जितना आप इनिशियल 3-4 महीने में करें उतनी सख्ती की जरूरत नहीं होती। उसमें आप इंटरमीडिएटली आप नॉर्मल डाइट भी ले सकते हैं, आप हेल्दी डाइट पे रहिए, खाना खाइए, लेकिन एक्टिविटी बढ़ाना करा। ठीक है। हम रेकमेंडेड जो है कम से कम 250 मिनट है, 250 से 300 मिनट पर वीक एक्टिविटी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी। 250 से 300 मिनट जी। तो पर डे अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना, 35, कम से कम 40 मिनट्स हो जाए। 40 मिनट्स, कम से कम 40 मिनट्स पकड़ लें आप। 35 to 40 मिनट्स आप वॉक करें या कोई भी वॉक करें, साइकिलिंग करें, फुटबॉल खेलें, एनीथिंग व्हाटएवर, जो भी आप काम करें उसके अलावा 35-40 मिनट्स आपको निकालना जरूरी है। क्योंकि आमतौर पर लेडीज में ये कॉन्सेप्ट है कि सारा दिन हम काम करते हैं, घर में 1 सेकंड बैठते नहीं है, तो वो सारी जो एनर्जी है वो तो उसी में हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है, मगर ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इन तमाम कामों के अलावा हमें खुद अलग से 40 मिनट्स जी वेट मेंटेन अगर करना है तो इतनी एक्टिविटी जरूरी है। ठीक है। तो 3-4 महीने इनिशियल स्ट्रिक्ट, वंस यू लूज द वेट जस्ट मेंटेन इट। वेट मेंटेनेंस में आप, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि हमारी बॉडी इज डिजाइन टू गेन वेट। ठीक। हमारी अल्लाह ताला जो फितरत है, जो हमारे जिस्म का है, वो वजन बढ़ाने वाला फितरत है। यानी हमारे जैसे मसलन किसी का अगर वजन 100 किलो है तो हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस में वो सेट होता है कि 100 किलो आपका वेट है। ठीक है। जैसा कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 है, तो वो सेट होता है, तो बॉडी उसी पर रेगुलेट करता है। तो उसी तरह वो पूरी हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट करते हैं कि आपको वेट 100 किलो बनी जाए। अच्छा। तो अगर जैसे ही मैं डाइट पर चला गया, जैसे ही मैं कुछ करा, एक्टिविटी बढ़ा दिया, डाइट पर गया, मैं वजन जो है 10 किलो कम हो गया। ठीक है। वो होने के साथ ही जो है ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, आपका हंगर हार्मोन काफी बढ़ जाएगा जी, तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। ठीक है। और आपको है ना ट्रिगर्स जो होते हैं ना, खाने के ट्रिगर्स, वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो पेशेंट का उसके अंदर फॉल्ट नहीं है। ठीक है। फॉल्ट बॉडी के अंदर का है। ठीक है। तो पेशेंट अपने आप को गिल्ट बताते हैं कि भाई हमारे अंदर ऐसा नहीं है, बॉडी के अंदर आपके ऐसे मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं कि आप फूड कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर क्या किया जाए, क्योंकि अगर मैकेनिज्म ही ऐसा है, और ऐसा है मैकेनिज्म, इसीलिए तो जब हम वेट लॉस मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त पर। अच्छा। उस वक्त पर जो है वेट लॉस मेडिसिन जो है इट विल हेल्प देम कि उनका हंगर के जो सिग्नल्स को कम करें। अच्छा। फुलनेस ज्यादा करें। ठीक है। तो उस पर फिर मजीद और फिर वो और ज्यादा वेट लॉस कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेडिसिन काफी आजकल तो बहुत ज्यादा तरक्की हो गई, मेडिसिन बहुत सारे न्यू मेडिसिन आए हुए हैं जो बहुत ही यानी लैंडमार्क चेंजेस हो रहे हैं हमारे ओबेसिटी की फील्ड में। ठीक है। तो अब पहले सोचा जाता कि खाली सर्जरी है ज्यादा वेट लॉस करने, यानी आप पहले मेडिसिन से सिर्फ हार्डली 5 किलो 10 किलो तक ही वजन लूज करने के चांसेस थे, लेकिन अभी 20 to 25 तक भी वेट लूज कर सकते हैं आप ऑन मेडिसिन। बट बेसिक नंबर 1 इज डाइट एंड लाइफस्टाइल। ऑन टॉप ऑफ दैट जब आप मेडिसिन डालते हैं, ठीक है, तो वो पेशेंट की मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो वी हैव सीन पेशेंट्स लूजिंग 15, 20, 25 किलो आल्सो सम पेशेंट्स। अब हर एक की बॉडी अलग होती है जी। कोई बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई कम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक। तो वो डिपेंड करता है, समझिए। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने मेडिसिन की बात की, तो उसमें हम कितना BMI या कितना ज्यादा ओवरवेट हो या ओबीस हो तो आप स्टार्ट करते हैं मेडिसिन? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए जो गाइडलाइंस है बेसिकली BMI देखा जाता है जी। तो BMI अगर आपका 30 के अगर अबव है तो मेडिसिन रिकमेंडेड है। अच्छा, ठीक है, इन्हें आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि आपका BMI सिर्फ 27 है जी, लेकिन आपको काफी सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल शुगर है या ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई दूसरे मसले हैं, तो फिर आपको उन कंडीशन में भी आप
कर सकते, यानी हेल्थ ओबेसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको अगर हैं साथ में, तो फिर आप उसमें भी आप शुरू कर सकते हैं। 27 के ऊपर भी शुरू कर सकते हैं आप। ठीक ठीक। तो ये मेडिसिन का स्टार्ट करने का क्राइटेरिया, हर जो पेशेंट है उसका क्राइटेरिया अलग होगा, जैसे आपके पास आते हैं पूरे उनके टेस्ट और उनके मुताबिक, हेल्थ के मुताबिक आप करते हैं जी। इसमें मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं? बिल्कुल, अब डिपेंड्स आप किस तरीके से मेडिसिन ले रहे हैं। तो बाज मेडिसिन ऐसे होते हैं जैसे कि आपका जैसे कि ऑरली स्टैट ले लें, जेनिकाल जो बोलते हैं, जो आप जो खाना खाने गिज़ा ले रहे हैं उसमें से जो फैट है वो फैट को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। ठीक है। 20-30% फैट एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वो आपको जो है बाई लूज मोशन बाई स्टूल्स निकल जाता है। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, स्टमक में फुलनेस होना, गैसेस का प्रॉब्लम या फिर डायरिया वगैरह, ऐसा होने के चांस होते हैं उसमें। तो हर एक मेडिसिन का अलग अलग है। जैसे ऑरलिस्ट, अब हम जो मेडिसिन चूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट वेट लॉस कितना है। ठीक है। अगर किसी का टारगेट वेट लॉस सिर्फ 3 किलो 4 किलो है तो उसके लिए ये मेडिसिन है। ठीक है। अगर उनका टारगेट वेट लॉस ज्यादा है तो उनके लिए फिर अलग मेडिसिन है। अब जो बहुत ही पोटेंट, जो अच्छे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो मेडिसिन हैं वो इंजेक्टेबल, जो इंजेक्शन के इसमें आ रहे हैं, फॉर्म्स में आ रहे हैं। ठीक है। तो वो GLP-1 एनालॉग्स बोल के जो कैटेगरी है उसमें अब काफी तरक्की हो रही है और काफी एक के बाद एक बहुत सारे मेडिसिन आ रहे हैं। ठीक। तो अब तक तो हमारे पास जो है लिराग्लुटाइड था, पहले विक्टोजा था, फिर सेक्सेंडा, फिर अब जो है ओज़ेम्पिक, सीमाग्लुटाइड, इसके फिर और आगे अब फिर और आने वाला है, और एक टिराज़ेपाटाइड बोल के भी आने वाला है। ठीक है। तो उसका तो बहुत ही जबरदस्त वेट लॉस है उसका। अच्छा, बहुत ज्यादा है। वो भी आया नहीं? वो भी अब अप्रूव हो गया है, FDA अमेरिका में अप्रूव हो गया है। ठीक है। वो भी ऑन द वे है, आने वाला है। जी जी। तो सारे जो है जैसे मेडिसिन है, टैबलेट्स हैं, इंजेक्शन हैं, मगर उसमें फिर अब बात वही के जो बेस है वो वही है, लाइफस्टाइल चेंजेस वही है। क्योंकि हाँ, वही बात पे आ रहा था मैं जी। ये जितनी भी जो रिसर्च हुई है, ये मेडिसिन जो वजन जो कम कर रहे हैं, ये उन पेशेंट्स को दी गई जो ऑलरेडी डाइट और लाइफस्टाइल कर रहे हैं। ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट दिस मेडिसिन वर गिवन एज ए एडजंक्ट, एज ए सपोर्टिव, नॉट एज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है। ठीक है। क्योंकि ये देखा गया है जो पेशेंट्स डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और साथ में मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनका वजन लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, ठीक है। जो लोग डाइट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उनका वजन लॉस बहुत कम हुआ। ठीक। जैसे कि एक स्टडी में पता चला कि जो लोग डाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तकरीबन उनका जो है 10 kgs वजन लूज हुआ, 10 to 12 kgs। और जो टाइम पीरियड में कितने? ओवर पीरियड ऑफ 1 year। अच्छा, 1 year में। जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 4 या 5 किलो वजन लूज हुआ। अच्छा। तो बात इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इतने एक्सपेंसिव मेडिसिन है। अब ये भी आता है कि पेशेंट कैन अफोर्ड और नॉट, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं। ठीक है। ठीक है। तो इतना एक्सपेंसिव मेडिकेशन है और आप डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और वजन लूज कम हो तो फिर आपको फायदा नहीं, मतलब उतना बेनिफिट नहीं है अपने को। तो इसीलिए हम लोग पेशेंट को पहले हम डाइट और लाइफस्टाइल पे एस्टैब्लिश है, उनको बता दें कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपको करते ही रहना है। ठीक है। चाहे आप सर्जरी करें या मेडिसिन लें, वो अलग बात है, लेकिन ये तो आपको करना ही है। सही जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात वक्त ऐसे जैसे आपने पहले भी कहा कि क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है ना, तो फिर बात देखने में क्या है कि वो रोक नहीं सकते ना, तो क्या ये मेडिसिन जो है वो ये काफी हेल्प करते हैं। अच्छा। और एक कैटेगरी भी है जो टोपिरामेड, टोपामैक्स बोलते हैं, जो वो भी अप्रूव्ड मेडिकेशन है, तो वो भी काफी क्रेविंग को कम कर दिया। अच्छा। अब बाज लोग ऐसे होते हैं जिसको माइग्रेन वगैरह होता है, हेडेक होते हैं, तो खासकर उन पेशेंट्स में हम लोग टोपामैक्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो माइग्रेन को भी असर करता है और क्रेविंग को भी कम करता है। अच्छा। तो हम इस तरह से मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं कि वो 1 से 2 चीजों पर असर करें। तो ये जो GLP-1 एनालॉग्स है, इसका मैकेनिज्म एक्शन ये है कि ये आपको फुलनेस देता है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप खाना बिल्कुल खाली है, फुल है पेट आप, यानी कम खाने पर भी आपको फुल हो जाए, क्योंकि ये असर कर रहा है आपके दिमागी हार्मोन्स पर। तो आपके जो हंगर हार्मोन है, जो क्रेविंग के हार्मोन है, उसको कम कर रहा है। ठीक। और जो सटाइडी यानी फुलनेस का जो हार्मोन है, उसको ज्यादा कर रहा है। ठीक। तो उस वजह से आप जो है बिल्कुल आप खाने की तरफ देखेंगे भी नहीं, यानी आप बार बार जैसा कि बार बार फ्रिज खोल रहे हैं, या रात में आपको भूख लग रही, या आप किसी, अब होता है कि अक्सर हम कहीं गुजरे कह रहे रेस्टोरेंट्स आ गए, तो टेम्पटेशन जो आता है वो आपको खत्म हो जाता है। अच्छा, ठीक। बहुत जबरदस्त कंट्रोल देता है। सही सही। तो इसमें क्या है, जो मेडिसिन दे रहे होते हैं उसकी डोज वगैरह ज्यादा करते रहते हैं या? जी, डोज जो है उसके डोजेस अलग अलग डोजेस हैं। हम लोग
डायरेक्टली जो है मैक्सिमम डोज पर नहीं जाते हैं, क्योंकि इससे जो साइड इफेक्ट्स हैं यूजुअली जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जीआई साइड इफेक्ट्स होते हैं पेट पर, यानी कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, या कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, अब पेन, आपके पेट में दर्द भी हो सकता है, लेकिन ये काफी कम है, तकरीबन 20-30% लोगों में होता है खाली। ठीक है, तो इसलिए वी स्टार्ट वेरी स्लो, बहुत ही सबसे लो डोज पे शुरू करते हैं। फिर अब जैसे कि लिराग्लुटाइड है तो उसको एवरी वीक हम उनका डोज बढ़ाते हैं। अच्छा। और अगर दूसरा कैटेगरी है जैसे कि सीमाग्लुटाइड है तो उसका हर महीना थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ाते हैं। तो हर एक अलग अलग प्रोटोकॉल है। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि पेशेंट कितना मेडिसिन, कितना डोज टॉलरेट कर रहा है, उसी पर फिर हम मेंटेन करते हैं। अगर अच्छा वेट लॉस दिख रहा है तो उसी पर मेंटेन करते हैं। ठीक है, इस तरह से। जी। अगर ये तमाम बातें करने के बावजूद जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये तो है। डाइट जो है वो कैसी रखनी है, क्योंकि ये मेडिसिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता जी, काफी एक्सपेंसिव मेडिसिन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिर्फ सैक्सेंटा की बात, लिराग्लुटाइड की बात करूं तो वो फिलहाल 1400 रियाल्स एक महीने के लिए है। ये बहुत कम लोग, यानी 1 to 2% लोग एफर्ट कर सकते हैं। तो बाकी 98% क्या करेंगे? सवाल होता है। अगर आप सर्जरी की भी बात करें उसका भी खर्चा काफी ज्यादा है। और यहाँ पर तो वैसे यहाँ पर तो मिनिमम 70-80,000 रियाल है बाहर प्राइवेट में। ठीक है। अगर आप अपने जैसे कि जॉर्डन है या दूसरे मुल्क में करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी एक तकरीबन 10 से 15,000 रियाल खर्चा आएगा। और इसके अलावा जो बाकी ट्रेवलिंग और ये तो फिर वो तो काउंट करना है, तो फिर ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो मैं इलाज बता रहा हूँ, जो ये हाई फाई जो इलाज हैं, ये सिर्फ एक 5% लोग ले सकते हैं खाली, टोटल 5%। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। 70% तक कह रहे हैं कि 70% पॉपुलेशन जो है वो या तो मोटापे का शिकार है या है कि ओवरवेट है, ज्यादा वजन। जी। तो इसलिए फिर इस तरह की चेंजेस जो है वो, तो हमको ये चाहिए कि हम एडवांस बीमारी से, जैसा कि कैंसर बढ़ता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज तीसरे, जी, तो ये भी एक बीमारी है। इसको एडवांस होने से पहले ही ठीक है आप अपना जो है हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कर देना है, उस पर जमे रहना है। ठीक है। जैसे अगर हम पूछें कि जैसे कि कैसे आमतौर पर तो ये कहा जाता है ना, अगर ये चीजें नजर आ रही हैं तो बीमारी शुरू है। तो जैसे BMI की बात करते हैं या वेट की बात करते हैं, तो कितना वेट हो या प्री वेट हम कहेंगे कि हमें कॉन्शियस हो जाना है? नहीं, अब आजकल माशाल्लाह हर कोई काफी एजुकेटेड है, सबको एक बेसिक एजुकेशन है। मगर ये तो मैं बता कि स्टार्टिंग पॉइंट BMI है। BMI अगर कोई इंडिविजुअल असेस नहीं कर सकते अपने आप को, तो फिर आप किसी डॉक्टर से, कोई भी डॉक्टर से आप रब्ता करें तो आपको पता चल जाएगा आपका BMI कितना है। आप खुद से आप अपना वेट सर्कमफ्रेंस देख सकते हैं। और वेट सर्कमफ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट अहम बात। अब रिसेंट रिसर्च जो बता रही है कि बंदे का कितना वेट सर्कमफ्रेंस होना चाहिए, वेस्ट जो है वो कितना, हेल्दी वेट कितना है वेस्ट, तो आपकी जो हाइट है, हाइट का हाफ से कम होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। जैसे कि किसी की हाइट 180 सेंटीमीटर है, 180 फॉर एग्जांपल, यानी 6 फीट के हैं, 180 सेंटीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो इस तरीके, तो ये एक ऐसे आपको चीज मान होगी रफली। हाँ, तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये हर एक जो है वो देख सकता है, कर भी सकता है। बिल्कुल, हर कोई कर सकता है। हाइट है उससे हाफ आपका होना चाहिए। तो आप अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर करें, सांस पूरी छोड़कर। अच्छा, ठीक है। एम्बिलिकस के लेवल पर, ठीक है, जो है मैं ऐसा नहीं कि आप सांस अंदर लेके मेजर करें तो फिर वो तो कम दिखाएगा। तो नॉर्मल जैसा कि आप पूरी सांस छोड़कर जो है, ठीक है, तो आप जो है उसके ऊपर आप चेक करें तो आपको सही वेस्ट सर्कमफ्रेंस मालूम होगा। तो आप उसको नोट करके रखें, आपका BMI नोट करके रखें। फिर आपके पास ऐसे मशीन्स हैं, जो वेइंग मशीन्स हैं, जो आपके बॉडी फैट मशीन, तो आप करते रहें और देखते रहें कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है आपका ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, आप खुद से मैनेज कर सक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें कोई ऐसा कोई खास फॉर्मूला तो नहीं है कि आपको तो मालूम है कि आप अनहेल्दी क्या खा रहे हैं। आप प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आप बेवरेजेस जैसे कि स्वीट एंड बेवरेज बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ये चीजों को आप बेसिक अवॉइड करें तो आपका वजन काफी इमीडिएटली कम है। होम बेस्ड फूड ज्यादा खाएं, आप वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, मेडिटेरियन डाइट गूगल करें आप, क्या है मेडिटेरियन डाइट, पता चलेगा। प्लेट मेथड क्या है वो आप गूगल करें, फॉर एग्जाम्पल पता चलेगा प्लेट मेथड क्या है, व्हाट इज प्लेट मेथड। या फिर आप जो सेंटर्स हैं हमारे, जो डायबिटीज के ओबेसिटी सेंटर्स हैं, वहाँ आप जाएं, आप पता करें कि आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है। आप डाइटिशियन से मिल सकते हैं, तो आपको पता चलेगा भाई कितने कैलोरीज मुझे लेना है। तो ये जरूरी है। तो एवरी ईयर
अपने आप को असेस करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मोटापा सिर्फ एक पर्टिकुलर एज के बाद, अब तो मोटापे का कोई एज नहीं है। बिल्कुल, बचपन से लेके बुढ़पन तक कभी भी मोटापा हो सकता है। तो इसीलिए देखने में प्यार है। बिल्कुल, आपके पास तो बहुत सारे इसी तरह के केसेस हैं, उसमें एज हम कुछ एज कोई बात नहीं है। बिल्कुल, बल्कि टीन एज और उसमें यहाँ पर तो ये ज्यादा बहुत ज्यादा है। वो जो फास्ट फूड है वो भी तो बहुत, क्योंकि आप देखिए बच्चे बहुत ज्यादा स्नैक्स करते हैं, अनहेल्दी स्नैक्स, और हम भी जो है बचने के लिए उनको रोने देते हैं कि ये ले लो भाई, जान छुड़ाओ। टीवी देखते हैं बहुत ज्यादा, वॉचिंग टीवी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। 1 घंटे से कम करें स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए खासकर, और 1 घंटा मिनिमम उनको पसीना जैसे निकलता है उस टाइप के उनको खेलना जो है, स्पोर्ट्स जरूरी है। बाहर आप भी लेके जाएं, आप भी खेलें, तो आपकी भी एक रूटीन बनना जरूरी है। रूटीन होना जरूरी है, और आना फिर मुश्किल है। आप डेस्क पर बैठने वाला आपका काम है, तो आप बार बार उठें, एवरी 5 मिनट्स उठें, थोड़ा वॉक करें, बैठें, ये स्ट्रेच करके बैठें। ठीक है। आप जितना हो सके आप कार का कम इस्तेमाल करें मसलन, तो ऐसे सिंपल चीज। अभी तो छोटी जगह पे भी अगर 2-3 मिनट की भी अगर है तो वहाँ पे गाड़ी बिल्कुल जाना है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये लाइफस्टाइल बन गया है ना हमारा। बिल्कुल, तो मैं ये कहूँगा कि इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि आप लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करें, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े असर होगा उसका। इमीडिएटली असर नहीं दिखेगा, लेकिन तो आप एक के बाद एक चीज आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं, आप तो और चीजें और ऐड कर सकते हैं उसमें, हेल्दी बिहेवियर। और बात के बाद जैसे डाइट शुरू कर रहे होते हैं और फिर डिसहार्ट हो जाते हैं आफ्टर 15 डेज, 1 महीने पे, वो आप क्या कहेंगे? बाज़ ऐसा होता है कि डाइट शुरू करते हैं और फिर ये कि बाज़ वेट उन्हें ऐसे लगता है कि ज्यादा हो गया है, या स्केल पर भी कुछ ज्यादा आ रहा होता है, तो क्यों ऐसा क्यों है? जी, इसके वजूहात काफी हो सकते हैं। तो एक तो ये है कि पेशेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सही डाइट क्या है। यानी पेशेंट को लग रहा है कि वो डाइट कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो कैलोरीज बहुत ज्यादा ले रहे हैं। यानी आप 3 मील्स के 2 मील्स ही ले रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सेस कर ले सके। हम रमजान में देखिए आप क्या होता है, सिर्फ 2 मील्स होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों का वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ जाता है। 16 घंटे के फास्टिंग के बाद भी वजन बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। तो उसका रीजन क्या है? तो ये सारी चीजें होते हैं। तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स, हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। जैसे कि पेशेंट चॉकलेट खा लेते हैं, पता नहीं चॉकलेट हेल्दी है, खा लेते हैं, उसके अंदर कितने कैलोरीज है पता नहीं है। इतना छोटा सा मैं केक खा लिया, केक में कितने कैलोरीज मालूम नहीं। एक छोटा सा स्लाइस ले लें आप पिज्जा का, 500 कैलोरीज होता है, पता ही नहीं। और एक खाना हो गया आपका, 1 मील, 1 टाइम खाना खत्म हो गया आपका एक स्लाइस में। और आमतौर पर वो पिज्जा जो साइड डिश के तौर पर, बिल्कुल, तो ये मालूमात नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या है, आप हो सकता है या फिर आपको कुछ थायराइड का मसला है, कुछ ऐसे दूसरे आप मेडिसिन पर हैं जिससे आपका वजन उतर ही नहीं रहा है, तो इसलिए आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है, जो आपको बता सकते हैं। डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, क्योंकि ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट है। ये एक आदमी का जो है, एक डॉक्टर का ये मतलब ये नहीं है, इसमें एक पूरी हमारी टीम है। इसमें डाइटिशियंस हैं, इसमें तो एक्चुअली सही देखा गया तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए इसके अंदर। तो वो लोग आपको ट्रेन करते हैं, आपको बता दें कि आपको किस किस्म की आपको एक्सरसाइज सूट होती है, आप क्या कर सकते हैं। बाज़ लोग बोले कि मुझे चलना नहीं हो, मेरे घुटनों में दर्द है, तो उनके लिए किस किस्म की एक्सरसाइज हो। आप बैठे बैठे अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, आप बैठे बैठे कुछ हरकत कर रहे हैं, तो वो, या फिर आपकी बॉडी को टोन करना है, तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट होना जरूरी है, डाइटिशियन होना जरूरी है। फिर आपको मेडिसिन पे, तो मेडिसिन किस तरीके से लेना है वो बताने के लिए जरूरी है। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट है। फिर हम बहुत रेगुलर फॉलोअप करते हैं, एवरी 6 वीक्स, 6 to 8 वीक्स, क्योंकि क्लोज फॉलोअप जरूरी है पेशेंट में। ठीक है कि वो वेट लूज कर रहा है, किस तरह से कर, क्योंकि ये भी एक्सक्यूज जो करते नजर आते हैं पेशेंट, जैसे ओबीज जो है, मोटापे का शिकार, कि हम एक्सरसाइज या वॉक नहीं कर सकते, तो उसमें फिर डाइट पर आप ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। बिल्कुल, कि थोड़ा वजन कम हो जाए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल वही देते हैं कि डाइट पर, फिर हो सके तो मेडिसिन भी हम ऐड करते हैं। हम यही बोलते हैं कि अभी आपका वजन ज्यादा है, इसकी वजह से आपके घुटनों पर असर ज्यादा हो रहा है। तो आप जैसे थोड़ा वजन कम करेंगे तो आप आसानी से चल सकते हैं। ठीक, क्योंकि 10% जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनको कम से कम 10% वजन लूज करना जरूरी है। ठीक, ताकि वो दर्द कम हो जाए। सही, तो इस तरह से दर्द है वो कम हो जा सकता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। आज हम बात कर रहे हैं मोटापे पर, कि मोटापा क्या है और ये कि वो उसके क्या क्या जो असरात होते हैं हमारे जिस्म के ऊपर, क्या क्या बीमारियां जो हो सकती हैं। डॉक्टर अपने बड़ी डिटेल में हमें बता रहे हैं, और ये कि उससे कैसे बचा जा सकता है ये भी
और उसका इलाज क्या है। मगर अब हम बात करेंगे कि जैसे मोटापे के असरात पर बात हुई है, और उसमें एक ये है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कि आमतौर पर बहुत सारा सुनने में भी आता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, मेरा ज्यादा, मुझे क्या करना है, किस तरह, तो वो हम पूछेंगे। इसमें एक और सवाल डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये कहा जाता है कि हमारा अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो है तो हमें सिर्फ चिकनाई से ही परहेज करनी है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स लिए जाते हैं या शुगर ज्यादा, मिठाइयाँ, ये वो, कि उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? जी, तो नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है 100% सही नहीं है। डेफिनेटली आपको जो है हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना है। हेल्दी फैट्स यानी जिसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा है, जिसको हम मूफा बोलते हैं, MUFA, जैसा कि आपका ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ये इसमें बहुत ज्यादा होता है, सही, पॉलीअनसैचुरेटेड। तो ये मेडिटेरियन डाइट, यानी जहाँ मेडिटेरियन रीजन बोले, जहाँ पे ये ऑलिव्स का जहाँ पे ज्यादा ग्रोथ होती है, ये रीजन, इसको मेडिटेरियन रीजन बोलते हैं। या फिर आप वॉलनट्स ले रहे हैं, आलमंड्स थोड़े बहुत ले रहे हैं, या फिर आप वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल है, फ्रूट्स का, हेल्दी फ्रूट्स का, ठीक है, होल ग्रेन के आप जो है सीरियल्स ले रहे हैं, यानी आप जो भी ले रहे हैं, आप देखिए, आप अगर आप मार्केट में अगर आप गए, रेगुलर पास्ता का रेट और होल ग्रेन पास्ता का रेट काफी फर्क होता है। अच्छा, तो ब्राउन जो पास्ता होता है, होल ग्रेन का जो होता है, उसका रेट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और ये जो होता है रिफाइंड फ्लोर से जो बनता है, नंबर 1 आटे से, इसका रेट काफी कम होता है। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि आप जो भी आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं, जो ग़िज़ा ले रहे हैं, चाहे वो शुगर की शक्ल में हो, प्रोटीन, हमारा बॉडी उसको जो है लिवर फैट बना के अलग अलग मुकाम पर डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो ये मसला होता है, तो फैट तो बनते रहेगा, ठीक है जी, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो बॉडी स्टोर करती है उसको फैट के। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि वॉलनट्स हैं, या अखरोट है, या बादाम है, या तो वो हेल्दी उसमें आ जाता है कि उसमें जो ऑयल है, आलमंड ऑयल है, या उस तरह, तो इसमें भी कितनी तादाद में, कितनी मिकदार में खानी चाहिए? यूजुअली हम बोलते हैं कि हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी हफ्ते में 2 से 3 बार। अच्छा, उतना ज्यादा रोज नहीं। बाज़ लोग काजू ज्यादा खाते हैं, काजू में बहुत ज्यादा एनर्जी, उसके अंदर शुगर भी है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे एक्चुअली। अच्छा, ठीक है, वो जरा देखना, तो वो जरा आमतौर पर ये कहा जाता है वो शायद सॉफ्ट से हैं, काजू को इतनी ज्यादा वो अहमियत नहीं, शुगर भी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसलिए वो स्वीट भी होता है ना, ठीक। तो ये वॉलनट और आलमंड वगैरह हैंडफुल ऑफ अगर आप नट्स खा रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, हफ्ते में 2 से 3 बार, तो ये उसका रेकमेंड गाइडलाइंस में ये होता है। तो LDL हो गया, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स भी एक किस्म का फैट है। अब ट्राइग्लिसराइड जो है ज्यादा स्वीट्स खाने से पड़ता है। अच्छा, स्वीट्स खाने, जी, तो लोग जो बोल रहे हैं स्वीट्स खाने में कोई मसला नहीं है, ये मसला है, तो आपको ट्राइग्लिसराइड शूट अप हो जाएगा। अब बास पेशेंट होते हैं जिसके डायबिटीज है, जिसको हार्ट की बीमारी है, LDL ठीक ठाक है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है, ठीक है, यानी बढ़ा हुआ मतलब 150 से लेके 500 के रेंज में है, तो ये तो बड़ा हुआ, 3 कैटेगरीज को अलग-अलग, वो तो ये तो माइल्ड, हालांकि 500 तक माइल्ड ही बोलते हैं, तो लेकिन ये तो बड़ा हुआ, इससे हार्ट रिस्क हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम फिर दूसरा मेडिसिन ऐड करना पड़ता है, या पहले तो डाइट मॉडिफाई करना है। ट्राइग्लिसराइड्स हैं सब, इसमें से टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, जब टेस्ट करवाते हैं तो उसमें मेंशन किया होता है, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड का ये भी देखा गया है कि जो बाहर से खाना जो है, जैसे कि रेस्टोरेंट से, और वो भी कुछ ज्यादा करता है उसका। हाँ, उसके अंदर बटर घी का इस्तेमाल ज्यादा है, तो बटर घी तो ट्राइग्लिसराइड भरे हुए हैं, ठीक, फुल है उसमें। अब देखिए, बटर घी जो ऑलमोस्ट व्हाइट, येलोइश व्हाइट है, तो जिस बाज़ लोगों को फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया होता है, अच्छा, तो उनका जब आप खून जब बॉटल में शीशी में लेके थोड़ी देर रखें आप, पूरा व्हाइट होगा, अच्छा, दूध की तरह एक लेयर बन जाती है ऑलमोस्ट दूध की तरह। अच्छा, थाउजेंड्स में होता है, अच्छा, जिसका ट्राइग्लिसराइड थाउजेंड्स में होता है, ठीक। उससे फिर कॉम्प्लिकेशन होता है पैनक्रेटाइटिस, तो वो बचने के लिए फिर हम उनको जो है इलाज फिब्रेट्स या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं, अच्छा, कम करने के लिए रिस्क, ठीक जी, ठीक। तो अगर जैसे कि किसी की फैमिली में आप कह रहे हैं, तो ये जो ओमेगा 3 या कोई भी जैसे आप देते होंगे, जैसे सप्लीमेंट या कुछ, तो कुछ क्या चीजें रिकमेंड करते हैं या डाइट में, अगर फैमिली में है, उन्हें अभी कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है, तो आप कुछ स्क्रीनिंग वगैरह कुछ होती है? अगर फैमिली में है तो डेफिनेटली स्क्रीनिंग करना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कर लीजिए, आप अपने टेस्ट कर लीजिए, शुगर का टेस्ट कर लीजिए, ठीक है, BMI, अगर आप कोलेस्ट्रॉल, अगर आप नहीं है,
ठीक है, ट्राइग्लिसराइड भी आपका अगर ठीक है, तो बस आप हेल्दी डाइट मेंटेन करिए, आपको कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अक्सर कॉमन जो ये है कि लोग ओवर द काउंटर जो है ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन रिसेंटली जो स्टडीज हुए हैं उसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं दिखा है। आप उसके बजाय आप ऐसे फूड लें जिसके अंदर ज्यादा ओमेगा 3 है, जैसे कि फिश, अच्छा फिश, ठीक, सैल्मन है, ऑयली फिश है, और थोड़े दीगर फिश हैं तो जिसके अंदर ओमेगा 3 नेचुरली ज्यादा है। ठीक है। अब आजकल एग्स भी आ रहे हैं कि हाई इन ओमेगा 3, तो वह उस किस्म के आप जो है डाइट ये कर सकते हैं। ठीक। लेकिन सप्लीमेंट्स में ऐसा कोई खास फायदा नहीं है। ठीक है जी, तो बस अपने ये तो ओवर द काउंटर बहुत ज्यादा है, ओमेगा 3 जो है वो बहुत मिलते हैं, बहुत लोग लेते हैं, लेकिन अक्सर हम ओमेगा 3 जो देते हैं जिसका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा थाउजेंड्स के ऊपर होता है, वो पैनक्रियास को बचाने के लिए देते हैं बस। अच्छा, उसका ये रीजन है। जैसे अगर आपके पास कोई इस तरह का पेशेंट है तो आप वैसे नॉर्मली कम ही जिसका वो ओवर द काउंटर ही ले रहे हैं। पेशेंट बहुत सारे ओमेगा 3 खुद से लेते रहता है। ठीक है, फिश ऑयल जैसे फिश ऑयल हर चीज, जी बिल्कुल, ये सारे, लेकिन इनका कोई खास बेनिफिट नहीं है। अच्छा। खासकर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर वो कुछ बेनिफिट भी नहीं है। ठीक। पहले हम लोग जिसको रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ उन पेशेंट में इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन रिसेंटली जो ट्रायल्स हुए पता है कि उसके कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, तो वो प्रैक्टिस स्टॉप हो गई। इमीडिएटली आफ्टर हार्ट अटैक हम लोग ओमेगा 3 शुरू कर रहे थे। तो इसके जैसे कि कोई और मेडिसिन ले रहा है और साथ ये ओमेगा 3 या कोई भी इस तरह के सप्लीमेंट्स हैं, डॉक्टर को दिखाए बगैर, तो क्या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि वो उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब बताने आप क्या डोज ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि ओमेगा 3 लेने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल में जो है ऊपर नीचे हो मतलब चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। उससे थोड़ा LDL भी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जी, जैसे कि बैड फैट्स। जी, तो हर चीज का डेफिनेटली साइड इफेक्ट होता है, तो जब जरूरी है तो लें, वरना तो फिर अपना लें। कोई ऐसी जैसे कोई मेडिसिन है या नॉर्मल जैसे रूटीन में कोई ले रहा है तो कौन सी ऐसी हैं चीजें या कोई कंडीशंस कि हमें ये नहीं लेने ओमेगा 3? क्योंकि इतने ज्यादा इसलिए इस क्वेश्चन को ज्यादा पूछ रही हूँ। मैं तो बोलूंगा कि ओमेगा 3 किसी को भी नहीं लेना चाहिए अनलेस कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। अच्छा, किसी को नहीं लेना चाहिए, यानी इसकी जरूरत नहीं है, आप अननेसरी अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको इंडिकेशन है एंड डॉक्टर से आपको रिकमेंड करे हैं तो फिर आप ले सकते हैं, वरना तो उससे कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर अब ओमेगा 3 में एक दूसरी और एक कैटेगरी है जिसको हम इकोसापेंट बोल के न्यू मेडिसिन आई हुई है। अब वो रिसेंटली ट्रायल्स में, खैर वो यहाँ मेडिसिन अभी है नहीं, वो भी काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन वो मेडिसिन जिसका ट्राइग्लिसराइड 150 से 500 के बीच में होता है। अच्छा। जिसको डायबिटीज है, जिसको हार्ट की बीमारी है, ठीक है, या जिसको डायबिटीज है, जिसका हार्ट होने के बहुत ज्यादा रिस्क है, इन हजरात में आप वो गोली दे सकते हैं। ठीक है, वरना तो फिर आपको तो उनका जो रिस्क है ज्यादा है, 7 टाइम ज्यादा हो जाता है, इसलिए काम आता है। अब जिसको डायबिटीज ही नहीं है तो फिर आपको रिस्क ही नहीं है। आप नॉर्मल पॉपुलेशन में अगर हैं तो आपका रिस्क नॉर्मल है। ठीक है, वो लेने से कुछ आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक। हाँ, अगर आपको डायबिटीज है, आपको हार्ट भी है, या आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपकी एक्टिविटी कम है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो फिर आपको डॉक्टर वो एडवाइस करेंगे। ठीक, इस तरह से। जी, सब अगर जैसे कि मेडिसिन दी है, अगर कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया है, पहले नॉर्मल था, फिर अब हाई आ रहा है, तो क्या आप उसकी एक रीडिंग पर उसको करा देते हैं, मेडिसिन स्टार्ट करा देते हैं, या कोई डाइट मॉडिफिकेशन जो है वो करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यूजुअली एक रीडिंग पे हम लोग ट्रीटमेंट इनिशिएट नहीं करते हैं, एटलीस्ट 2 रीडिंग चाहिए हमको। तो अगर पेशेंट को कोई दूसरी बैकग्राउंड में कोई बीमारी नहीं है, यानी यंग पेशेंट है, या फिर कोई बीमारी भी नहीं है, यंग भी नहीं है, अगर बीमारी भी कोई नहीं है, तो फिर हमको उस मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके रिस्क कैलकुलेटर होता है, ठीक है, कि इनको आने वाले 10 साल में, जैसे कि 50 ईयर्स का बंदा या पेशेंट है मेरे सामने, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि भाई पेशेंट को डायबिटीज नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, क्या मैं इस पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन शुरू करूं या नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? तो हम ये देखेंगे भाई कि पेशेंट का ओवरऑल रिस्क फैक्टर क्या है, ब्लड प्रेशर है नहीं है, स्मोकिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मोटापा है नहीं है, ये सब चीजें देख लिया। उसके बाद रिस्क कैलकुलेटर्स हैं, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन हैं,
तो जिसको एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिस्क कैलकुलेटर बोलते हैं। ठीक है। तो वो उसमें अगर उनका रिस्क बढ़कर आ गया कि आने वाले 10 साल में इनका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक 10% है, तो फिर हम शुरू कर दें, या 20% के ऊपर है तो फिर हम शुरू कर दें, क्योंकि ये इलाज क्या है, सिर्फ वक्तिया नहीं है, जिंदगी भर का इलाज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ये, तो एक सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए हमको शुरू करने के लिए। जी सही। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। लिसनर्स, प्रोग्राम हेल्थ गाइड, और हम आज बात कर रहे हैं, बल्कि बहुत ही डिटेल में बात की मोटापे के बारे में, उसके क्या क्या असरात जो हैं वो हमारे जिस्म पर होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक आम जो लफ्ज़ है वो बोला जाता है कि शख्स का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, हमारा ज़्यादा, ये क्या है, तो उस पर भी बात हुई। और ये प्रोग्राम आप रिपीट में सुन सकेंगे सैटरडे यानी हफ्ते को सुबह 10 बजे रिपीट किया जाएगा, और इतवार को रात 11 बजे आप ये प्रोग्राम सुन सकेंगे। तो सब कोई लास्ट जो क्या कहेंगे आप? बस मैं तो ये कहूँगा कि ये बीमारियां पूरे प्रिवेंटेबल हैं, इससे बचा जा सकता है। ठीक है। बस आपको अवेयरनेस अपनी बढ़ानी है, आपको रेगुलरली आपको अपना बॉडी हेल्दी, आपका वजन हेल्दी रेंज में रखना जरूरी है। ठीक है। तो आप अपना BMI चेक करें, आप अपना वेस्ट का सर्कमफ्रेंस चेक करें। ठीक है। आप अगर फैमिली हिस्ट्री तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी चेक करें, शुगर चेक करते रहें। इन चीजों को आप नॉर्मल जितना लेके रहें, और जितनी आपकी लाइफस्टाइल सही है, तो ये पूरे लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, BP, मोटापा। अगर ये आपका लाइफस्टाइल सही है तो आपको इंशाल्लाह ये चीजों से आपको दूर रहा जा सकता है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे भी बचा जा सकता है। और साहब मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से फौजिया शफीक और डॉक्टर सदीक मशहूद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है कि अपनी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो कि हम बहुत आरामदेह हो चुके हैं, मतलब आराम पसंद हो चुके हैं ये कहना चाहिए, तो उससे ज़रा थोड़ा एक्टिव होना है। इंशाल्लाह फिर तमाम बीमारियों से दूर रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।